नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बजट की और बजट में बिहार को मिली सौगात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इस बजट में बिहार की बहार होगी। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बिहार के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए बजट ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है। पिछले दिनों जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिथिलांचल की मिथिला कला संस्थान के क्रेडिट कॉटेज एक्टिविटी में भाग लेने के लिए मुंबई गई थी तो उनकी मुलाकात मधुबनी पेंटिंग में महारत हासिल पद्मश्री दुलारी देवी से हुई थी। दुलारी देवी जी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग वाली क्रीम कलर की साड़ी भेंट की थी और उनसे इसे बजट के दिन पहनने का आग्रह किया था, जिसे वित्त मंत्री ने याद रखा और आज उसी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में बजट पेश कर न सिर्फ पद्मश्री दुलारी देवी जी के आग्रह का मान रखा बल्कि बिहार को सौगात देकर बिहारियों के दिल को भी जीत लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं का असर चुनाव पर भी दिखेगा। बिहार एनडीए के दो प्रमुख साथियों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के मंत्रालय की मांगों को इस बजट में स्वीकृति देकर भी वित्त मंत्री ने बिहार चुनाव के लिए पिच सेट कर दी है। एमएसएमई के क्रेडिट लिमिट को दोगुना करके और बिहार के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता संस्थान खोलने की बात कर गठबंधन को संतुलन को भी साधने का प्रयास किया गया है। विश्व के 85% मखान का उत्पादन भारत में होता है और भारत के कुल मखाना उत्पादन का 90% बिहार पैदा करता है। मखान की वैश्विक मांग को देखते हुए मखान बोर्ड की स्थापना बिहार को मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ वैश्विक पहचान तो दिलाएगा ही, साथ में यहाँ के मखाना किसान को भी उनकी आय को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। बिहार को इतना सब कुछ मिलने के बावजूद विपक्ष बिहार के विशेष राज्य की मांग पूरी नहीं होने की बात कर सरकार और वित्त मंत्री की आलोचना कर रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बजट में बिहार को जो सौगात मिली है बिहार उससे ज्यादा डिजर्व करता था। क्या इस बजट सौगात से हो जाएगी बिहार की बदहाली दूर। क्या बिहार के मिले बजट सौगात का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं पॉलिटिकल हमारे पास, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। खासतौर पे उन प्रतिक्रियाओं को सुनवाएंगे जो बिहार सेंट्रिक है और इस बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है उससे संबंधित जितनी भी घोषणाएं जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो सारी आपको सुनवाएंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है और साथ ही में मखाना जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूंगा। जब आए थे उस समय ही उन्होंने कहा था अगर विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को तो आपको पूर्वांचल का विकास जरूरी है और पूर्वांचल का गेटवे कहा था बिहार है। अच्छा, मखाना बोर्ड का हुआ तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा। मखाना उत्पादन होता है बिहार में, तो क्या केरल में शशि थरूर जी के यहाँ हो जाए। प्रधानमंत्री ने अगर पूर्वांचलियों के लिए फूड प्रोसेसिंग के ट्रेनिंग की बात की है, सेंटर की बात, तो बिहार में कौन गुनाह किया। बिहारियों से नफरत है क्या। बिहार के बारे क्या किया। अगर एविएशन दुनिया अगर देश भर में 74 हवाई अड्डों की जगह 150 हो गए हैं, उसमें कुछ बिहार में भी हो रहे हैं तो क्यों, क्योंकि बिहार में चुनाव इस साल, वहां पे हवाई अड्डे की का विकास नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार। देखिए विपक्ष, मैं तो आरजेडी के नेताओं को कहूंगा कि बिहार की बात जब भी केंद्र की सरकार करती है तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज भी पूरा समूचा विपक्ष के साथ आरजेडी सुर से सुर मिला रही है और जो बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के मान सम्मान के लिए जो किया गया है उस पर विपक्ष वाले और उसमें आरजेडी सहित सभी जो ऐतराज जता रहे हैं, यह बिहारियों को अपमानित करने जैसा है। बिहार के विकास को से न मतलब रखने वाले की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
हमें बहुत गर्व है, अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का। बिहार डिजर्व करता है, लेकिन जो मखाना बोर्ड जो बना है इसकी मांग हमारी बहुत दिनों से थी। वो गरीब लोग मखाना उगाते हैं, अति पिछड़े मखाना उगाते हैं, तो मखाना बोर्ड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, मिथिलांचल नहरों का विस्तार हो रहा है, लेकिन देश का भी विकास हो रहा है। मैं आज केंद्रीय बजट में बिहार के हिस्सेदारी के लिए बिहार की सरकार की ओर से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2024-25 में विशेष तौर पर हम लोगों को कई परियोजना में सहयोग करने का काम किया था, और इस वर्ष भी 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में भी बिहार से राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार का चुनाव को रख के सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहां पे हर चीज बिहार को दिया है। पिछला बार भी 2024 में जुलाई में जब बजट पेश किया था तो आपने देखा था सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किया गया था। बिहार में चुनाव है, इसलिए सपना बेचने का काम जरूर हो रहा है, लेकिन आज जो किसानों की माली हालत है, मजदूरों का जो हालत है, छात्र नौजवानों का हालत है, गरीब लोगों का जो महंगाई की मार से पिस रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है। ये तो केवल अपना वादा फरोसी परोसना, इससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। जो रियल इंडिया है वो तो आज भी करा रहा है। थोड़ा गूगल करिए, मखाना बोर्ड था या नहीं था, गूगल करिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक पुराना मुहावरा था, पुरानी शराब नई बोतल। ये शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी, और बेहद ही चिमचिमा टाइप रैपर नया लगाया गया। ताकत है। तो आपने बिहार के बारे में कहा, या कुछ बातें हुई हैं जो लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे। किसो जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया, और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने। तो बिहार के लिए सौगात दी गई है, और इससे जहां खुश होना चाहिए बिहार के नेताओं को, लेकिन बिहार के जो विपक्ष है बिहार का, वो इससे नाखुश है। उनको अभी भी जो है और चाहिए, और उन्हें शायद चुनाव के मौसम में, चूंकि अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे चुनाव होने हैं, इससे कहीं सत्ता पक्ष को फायदा न मिले, इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। करेंगे इस पर चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बहुत सारे पॉलिटिकल गेस्ट हैं। शशांक जी हैं, सुमित शशांक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, जो अर्थशास्त्री है। इसके अलावा मणिशंकर पांडे जी है, एलजेपी रामविलास जी के पार्टी से है, और मनोज लाल दास मनु जी है, जो हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन पॉलिटिकल बहस शुरू करने से पहले मैं एक बार हमारे जो ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी, मैं उनके पास जाऊंगा एक टिप्पणी के लिए। आकाश जी, ये जो बजट की घोषणाएं हुई, आज दिन भर आपसे बात मैं कर रहा था बस, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई थी। अभी मैं चाहूँगा एक जो ओवरऑल जो बजट है, बजट पे आप थोड़ी छोटी प्रतिक्रिया, और खासतौर पे हम आज बिहार सेंट्रिक जो है अभी प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं। क्या बिहार को जो मिला है, आपको लगता है वो जिस तरीके से आलोचना हो रही है, जो विपक्ष है वो आलोचना कर रहा है कि बिहार को जो मिलना चाहिए जो वो नहीं मिला है? और मनोज जो झा जो कह रहे थे कि गूगल कर लीजिए, मैंने गूगल किया था इनफैक्ट, लेकिन मुझे कहीं मखाना बोर्ड का जिक्र नहीं मिला जो पहले किया था। तो इस तरीके से राजनीति में झूठ भी करने की बात चल रही है। मैं आपसे चाहूँगा कि बिहार को जो ये मिलेगा,
जो उसके फायदे होंगे, क्या केवल बिहार को मिलेगा या इससे पूरा देश जो है वो लाभान्वित होगा? पूरी देश में कहीं भी कुछ लगता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था उससे बूस्टअप होती है। क्या उसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए या ठीक एक विपक्ष के चश्मे से ही देखना बजट को जरूरी है क्या? मुकेश जी, सबसे पहले तो बजट की बात करूं। बजट बहुत ही बम्पर बजट है, बूस्टर बजट है। 100 में से 95 नंबर दे रहा हूं। पाथ ब्रेकिंग बजट है। ऐसी घोषणाएं की गई हैं कि पूरे हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा। अब बात आती है बिहार की। बिहार के लिए जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं वो पूरी कंट्री को फायदा देंगी। मखाना बोर्ड बिहार की इकोनॉमी को मैंने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया है, बिहार की इकोनॉमी को चमका देगा, बिहार के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाएगा, खुशहाली लाएगा। और मात्र बिहार के लिए नहीं, बिहार तो हिंदुस्तान की शान है, पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी में ये ऐड करेगा, क्योंकि बिहार के लोग हिंदुस्तान की जीडीपी में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेरा एक खूबसूरत शहर दिल्ली, मैं गर्व और मान के साथ कह सकता हूं कि बिहार के मेरे दोस्तों का इसकी ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और ये मखाना बोर्ड भी मात्र बिहार नहीं, पूरे देश की ग्रोथ में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन देगा। उसके बाद बात आती है एयरपोर्ट की। बिहार को कनेक्टिविटी चाहिए थी, क्योंकि बिहार जो है आज की तारीख में ग्लोबल मैप पे बिहार के लोगों ने बेंगलुरु की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है, और यूएस में मेरे बहुत से टैलेंटेड मित्र बिहार से हैं। तो बिहार को आज कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान का जहां दिल अजीज है, वहां दुनिया के अंदर बिहार के मेरे दोस्त जो बिहारी दोस्त हैं वो आज छा रहे हैं। तो कनेक्टिविटी तो बिहार का हक है लेना। और मेरे हिसाब से मखाना बोर्ड एक ऐसी चीज है, बिहार की परंपरा का सम्मान किया गया है, और इकोनॉमिकली बिहार की जीडीपी में, बिहार की पर कैपिटा इनकम में और हिंदुस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। बिहार के अलावा बता दूं, इनकम टैक्स में 12 हिंदुस्तान में मिडिल क्लास के लिए बहुत प्यारा तोहफा है। और सुबह से मैं एक और चीज बता रहा हूं, कह रहे हैं गरीब भाई बहनों के लिए क्या किया गया, 10 सेकंड और लूंगा। अब इससे क्या डिमांड जनरेट होगी। मुकेश जी, आप तो हिंदुस्तान के बेहतरीन जर्नलिस्ट है, आप जानते हैं इकोनॉमी को। इससे डिमांड जनरेट होगी। डिमांड से कौन फायदा उठाएगा? मेरा मजदूर भाई, मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई, मेरा चाय बेचने वाला भाई। तो इससे मेरे गरीब भाई बहनों का भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि डिमांड, अगर कंस्ट्रक्शन होगी मजदूर भाई फायदा उठाएगा, कार नहीं बनेगी मजदूर भाई फायदा उठाएगा, रेस्टोरेंट में ज्यादा बिजनेस आएगा, मेरा भाई जो वहां काम करता है उसको फायदा होगा, इवन मेरा भाई जो चाय बेचता है पटना में या दिल्ली में उसको फायदा होगा। तो आई थिंक बहुत ही बम्पर बजट है। और एक और चीज बता दूं, आपने हालांकि पूछी नहीं, लोग पूछ रहे हैं सुबह से मुझसे, जिंदल साहब इनकम टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन में आपके सामने साबित करूंगा बढ़ेगी इससे। जी हाँ, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर होगा कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा होगा। आप तो जानते हैं 16.45% ग्रोथ आई है इस बार इनकम टैक्स कलेक्शन में। 17 दिसंबर का जो डेटा है, तो ये आम के आम गुठलियों के दाम वाला जो है इनकम टैक्स की एग्जम्पशन रखी गई है। और बिहार के लिए तो बिहार को सैल्यूट करता हूं। और बिहार में जो ये चीजें की गई है वो बिहार और देश की इकोनॉमी में चार चांद लगाई। कहे तो एक एक डेटा जब आप मौका देंगे आपके सामने रखूंगा, किसी को उस डेटा से कंट्रोडिक्शन है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। एक एक डेटा पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है महीनता के साथ। आप मुझे मौका दें, मैं बताता हूं आपको। जी, मैं आऊँगा फिर आपके पास। हमारे और भी दूसरे पैनलिस्ट हैं, मणिशंकर पांडे जी के पास जाऊँगा। मणिशंकर जी, दो चीज़ें हैं, एक तो टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है राजनीति में, और जो डिमांड जो पूरी हो, खासतौर पे मखाना बोर्ड वाली डिमांड है, एमएसएमई की जो लिमिट है उसको 5 से 10 करोड़ किया गया है, और जो एक ट्रेनिंग सेंटर वहाँ खोलने की बात जो की गई, ये पुरानी मांग थी आपकी पार्टी की और उस मांग को आज पूरा किया गया है। मांग पुरानी थी लेकिन चुनाव के ठीक पहले किया गया है, तो आलोचना तो होगी। आलोचना इस सेंस में कि पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए किया। खैर, इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें बुराई क्या है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहेगी तभी तो किसी का भला कर पाएगी। सत्ता में रहने के लिए अगर टाइमिंग को ध्यान में रखा जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अगर पिछले बजट में कर देते, नहीं करके इस बजट में किए हैं, तो इसमें क्या बुराई है? मणिशंकर जी। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आज अपने चैनल से बिहार को डिस्कस करने के लिए पैनल में इतने अच्छे लोगों को लाया जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में, जब कहीं भाषण होता था तो एक बीमारू राज्य के रूप में उसका नाम दिया जाता था। प्रति व्यक्ति कैपिटल जो उसकी प्रति व्यक्ति आय है वो 45 से 48 रुपया बिहार की है जी। मैं प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस बजट में बिहार को एक विशेष पैकेज दिया है और बिहार को की गरीबी दूर करने के लिए
हमारे पार्टी के नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा देते थे उसमें ये कहते थे कि बिहार एक लेबर स्टेट बन गया है, सारे भारत से जा करके बाहर में लेबर का काम करता है। हम चाहते हैं कि वो बिहार में रहे और बिहार में अपनी उन्नति करे, और बिहार के लिए उन्होंने ये सब चीजों को पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि बिहार को औद्योगिक रूप से बढ़ाया जाए। दुर्भाग्य रही है कि बिहार के बंटवारे के बाद, झारखंड बन जाने के बाद बिहार में कुछ नहीं रह गया था और बिहार गरीबी रेखा के नीचे रहता था और बिहार को एक सुपर स्टेट के रूप में। आज मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज बिहार में जो कुछ भी आया है इससे बिहार की कायाकल्प होगी, किसानों का भी लाभ होगा, वहाँ के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा और हम जो वहाँ के एक लेबर स्टेट कहते हैं उससे निकल करके बिहार का सम्मान पूरे भारत में होगा। आप देखते हैं कि जब कोई बिहारी बाहर जाता है तो उसको बिहारी कह करके उसका अपमान किया जाता है। ये हमारे पार्टी के नेता चिराग पासवान जी बार बार कहते थे कि हम बिहारी हैं, बिहार का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चिराग पासवान जी लगातार इस बात को कई वर्षों से उठा रहे थे और जिसको कि सरकार ने उधर ध्यान दिया है, इससे बिहार का विकास होगा, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगा, सिंचाई के साधन बदलेंगे और वहाँ का जो एक एयरपोर्ट की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले बनारस में एक जहाज आती थी, वो खजुराहो होते हुए दिल्ली जाती थी। आज बनारस को एयरपोर्ट को विकसित कर देने से बिहार पूर्वांचल का एक जोन हो गया है और सारा कनेक्टिविटी जुड़ जाने से बनारस का विकास आज इतना तरक्की कर गया है। ठीक पटना में जब नया एयरपोर्ट बनेगा तो वो भी एक सेंटर पूर्वांचल का बनेगा। इस तरह से आर्थिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन होगा। और सिर्फ बिहार के लिए बात क्यों हो रही है, आज जो बजट पेश हुआ है वो बजट से पूरे विश्व, पूरे भारत का जो ग्रोथ होगा, जो इकोनॉमी का डेवलप होगा, हमारी अर्थव्यवस्था जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनना चाहते हैं उसमें भारत ग्रोथ करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो विरोधी दल के लोग आज चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, जिन लोगों ने बिहार को गरीबी रेखा के नीचे ले गए, जनता उसको देख रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इन लोगों को इसको स्वीकार करके उसमें शरीक होकर के बिहारियों की मदद करना चाहिए। ये जो आलोचना कर रहे हैं इससे इन लोगों का पतन हो रहा है, इन लोगों को थूक रहे हैं लोग, इनके ऊपर घृणा कर रहे हैं लोग कि बहुत दिनों के बाद बिहार की तरफ ध्यान दिया गया है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के भी विषय में कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टी के प्रचार में जब गया हूँ, अब वहाँ की सड़क देखा हूँ, इतनी अच्छी सड़क, वहाँ की बिजली, वहाँ की सारी व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए अगर ये साधन वहाँ उपलब्ध हो गया और रोजगार बढ़ गया। बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आऊँगा, हमारे साथ आरजेडी के नेता गोविंद यादव जी भी जुड़ गए हैं। मैं एक बार मनोज जी के पास जाऊंगा और उसके बाद मैं इनके पास आऊँगा, गोविंद यादव जी के पास। मनोज जी, क्या आपको लगता है ये जो घोषणा में बिहार की तरक्की हो रही है, बिहार को अच्छा सब कुछ मिला है, इससे क्या पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा? मनोज जी की आवाज आ रही है आपको? मनोज लाल दास। देखिए मुकेश जी, आज केंद्रीय बजट पारित हुआ है जी, और ये कम से कम बिहार के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। आज पहली बार केंद्र में जब बजट पढ़ी जा रही थी आदरणीय सीतारमन जी के द्वारा, तो जो उन्होंने एक वादा हमारे मिथिलांचल में आकर लोगों से की थी, लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि ये मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनकर आप बजट पढ़िएगा, उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो ये बहुत ही गौरव की बात है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो बिहार के लिए आया, देखिए विपक्ष में जो लोग भी रहेंगे मुकेश जी, आप बहुत दिनों से पत्रकार हैं, विपक्ष के लोगों के सामने अगर कोई अच्छी बात भी आप सत्ता पर लाएगी तो उसका वो विरोध ही करेंगे। अब अभी सुन रहे थे कि कोई पहले से बता रहे थे कि गूगल पर देखिए मखाना बोर्ड था कि नहीं था। अब पता नहीं, अब इनके गूगल में ही मखाना बोर्ड होगा। जो मखाना बोर्ड की घोषणा आज हुई है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और कई सारे बिहार को आया है। अब लेकिन इसके बावजूद भी आप विपक्ष के तमाम नेताओं को सुनिएगा कि वो यही कहेंगे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला।
तो ये अलग बात है। बिहार की जनता मुकेश जी जान रही है कि इस बजट में बिहार को क्या मिला। बिहार के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के लोगों के लिए एक नया बिल्कुल जो बिहार को मिला वो केवल बिहार का नहीं है, वो देश का भी है, वो सबका है। हमारे साथ और भी मेहमान, मैं गोविंद जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। गोविंद जी, आपके नेता ने कहा है कि भाई ये जो मकान बोर्ड है, मकान बोर्ड का गूगल कर लीजिए, मतलब पहले से है, बोलते ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, पुरानी बात है ये। बोल रहे थे कि केवल जो है रैपर चेंज कर दिया गया है। मैंने गूगल किया था उनकी बात सुनने के बाद, हालांकि मुझे पता था, लेकिन मैंने फिर से किया, मुझे तो कहीं नहीं मिला। क्या बिहार को अगर कुछ मिला है केंद्र से, तो इससे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय बजट जो आया है उससे गरीब लोगों को उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बिहार के बदहाल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से और शिक्षक सामग्रियां है, जीएसटी लग रहा है, जिससे गरीब जो है कोई बेनिफिट नहीं है। गरीब मजदूर वर्ग के लोग जिससे बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय कॉलेजों में, जो गरीब तबका के बिहार के कोने या देश के कोने कोने में गरीब के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा बजट के लिए लगाए हुए थे कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इस जो है ये बजट में वो छात्रों को राहत नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरीके से अनदेखी की गई है, तो गरीब तबका, ठीक है, गरीब वर्ग को कुछ दिया गया, लेकिन गरीब तबका पे तो उपेक्षित हुआ है ना बिहार से पूरे देशों में। मैं समझा नहीं क्या बात कर रहे हैं। जो बात मनोज झा जी कह रहे हैं उसी तरीके की बात आप भी कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि इतना सब कुछ बिहार के लिए दिया गया है, तो इससे तो पहले दिन तो कम से कम आप खुश होइए। जो मिला है बिहार को, सत्ता किसी की भी हो, उसका फायदा तो आपको भी होगा ना। आपके जो वोटर हैं, आपके जो समर्थक हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। एयरपोर्ट बनेगा तो ऐसा थोड़ी है जो केवल सत्ता पक्ष के लोग चढ़ेंगे उस पर, उसका उपयोग तो आप लोग भी करेंगे। बिहार तो हमेशा से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा की मांग कर रहे हैं, जिसको तो प्रधानमंत्री जी ने ठुकरा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जो है सबको पता है, उस क्राइटेरिया पे बिहार नहीं आता है, तो वो चीज संविधान के बाहर जाकर के तो दिया नहीं जा सकता। और आपके पास भी मौका था, जब यूपीए की सरकार थी उसके पहले से मांगा जा रहा है ना, तो आप लोगों ने भी तो नहीं दिया था, यूपी कांग्रेस ने भी तो नहीं दिया था, तो फिर आप क्यों उसकी मांग कर रहे हैं? पूछना क्या था, बिहार को आर्थिक जो है पैकेज भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आर्थिक पैकेज तो दिया था, 65,000 करोड़ का तो दिया था ना पिछली बार। 2023 के बजट में आप देख लीजिए ना, 2022-23 के बजट में जो है वो तो आर्थिक पैकेज भी दिया था। वो पिछली बजट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हर एक बजट में तो नहीं मिलेगा सर। जो मिला उससे तो खुश होइए। आप नाराज, मुझे लगता है कि बजट से नहीं है, नाराज इस बात को लेकर के हैं कि चुनाव के पहले दे दिया है, चुनावी फायदा बीजेपी को, एनडीए को मिल जाएगा और फिर हमारी जो है बत्ती लग जाएगी। जी आकाश जी, मैं आ रहा हूं आप ही के पास, शायद इसकी वजह से आप कर रहे हैं जी। ये आर्थिक पैकेज नहीं तो क्या है? मखाना बोर्ड से मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, मेरे हर बिहारी भाई की कमाई बढ़ेगी, बिहार की जीएसडीपी में ग्रोथ होगा, बिहार के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ेगी, बिहार की इकोनॉमी में तरक्की होगी। क्या मैं आपको डेटा दूं आर्थिक पैकेज और क्या होता है? मखाना बोर्ड से जो है बिहार की कमाई बढ़ेगी। मेरे बिहारी मित्र जो मेहनत करते हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो क्या चाहते हैं? उनकी इनकम बढ़े, खर्चा कम हो। बजट होता क्या है मुकेश जी? बजट यही तो एक्सरसाइज होती है। बजट सिर्फ ये नहीं है कि आकाश चंदर जैसे लोग अंग्रेजी बोलते हैं डेफिसिट और जीडीपी। बजट ये है कि हर घर की कमाई बढ़ रही है और खर्चा कम हो रहा है। तो इससे मेरे बिहार के प्रिय मित्रों के घर बिल्कुल यही चीज समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें क्या दिक्कत है? मुझे बताएं गोविंद जी, क्या आप इस चीज को डिनाई कर सकते हैं? आई विल गिव यू डेटा पॉइंट्स, I'll give you each and every data points how Makhana board is going to revolutionize the economy of Bihar. बिल्कुल गोविंद जी से आपने पूछा, गोविंद से पूछे, लेकिन हमारे साथ सुमित शशांक जी सुने। मैं सबसे लास्ट में इसलिए आया हूं क्योंकि सुमित शशांक जी सत्ता पक्ष से, हालांकि मनोज लाल दास भी उसी से है। लेकिन मैं सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बजट आया है और जिस तरीके से विरोध हो रहा है, और एक जो पॉलिटिकल विरोध है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, टाइमिंग का महत्व होता है, लेकिन ये जो चीज़ें की गई, क्या आप लोग इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाएंगे? क्योंकि ये तो चीज़ें जो है निश्चित तौर पे जो है, जो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव प्रचार में आप लोग जाएंगे तो इसका तो जिक्र होगा ही। इसी बात को लेकर के आरजेडी नाराज है, हालांकि तथ्य पे बात नहीं कर रही है, कह रही है कि भाई ये चीज़ जो मांगा था वो नहीं मिला। जो चीज़ें सही में जो मांग की गई थी विशेष राज्य का, और आपकी पार्टी ने भी कहा था,
जेडीयू ने भी कहा था, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो क्या संतुष्ट हो जाएंगे इससे, या इसके बाद भी डिमांड जो है बाकी है बिहार की? देखिए मुकेश जी, ये बजट जो है, सबसे पहले मैं बिहार की जनता की तरफ से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने आज मिथिला की साड़ी पहनी थी और पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात का, मिथिला पेंटिंग से सजी हुई साड़ी का को पहन करके जो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो इसको कहीं ना कहीं सम्मान देने के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं। और इसके अलावा खास करके मैं 2-3 बातों को कोट करूंगा। यहाँ पे एमएसएमई मंत्री हैं हमारे जीतन राम मांझी जी, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से विपक्ष के लोगों को धोने का काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो आज रो रहा है, जो विधवा विलाप कर रहा है, उसको अगर ज्यादा आंसू आते हैं तो खादी का कपड़ा यूज करे, ताकि खादी का कपड़ा यूज करने से खादी उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कम से कम फायदा होगा, वो भी लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित है तो उनको फायदा होगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बयानों की मैं बात करूंगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, जो कि पूर्व में कृषि मंत्री रहे, और एक पढ़े लिखे नेता के द्वारा जब इस प्रकार का द्विभाषिया स्वरूप नजर आता है, जब दोयन दर्जे की भाषा उनसे निकल करके आती है, जो उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड बन जाने से क्या होगा, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने क्या किया था। इतने वर्षों तक वो कृषि राज्य मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने मिथिला के लोगों का दुख दर्द तकलीफ नहीं समझा। आज मुकेश जी मैं बताना चाहूंगा, भौगोलिक दृष्टिकोण से जब आप बिहार को देखेंगे ना, तो एक तरफ हिमालय के विस्तार क्षेत्र को जब हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, दून हिमालय, और उसके नीचे बिहार का, उत्तर बिहार का क्षेत्र आता है, जिसमें न जाने कितनी नदियां हैं, चाहे गंगा नदी की बात करें, चाहे सोन नदी की बात करें, इस प्रकार कोसी रिवर नदी की बात करें, तो इस प्रकार की नदियां आती हैं। हमने उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आकाश जिंदल जी के पास जाना चाहूंगा। आकाश जी, 2 सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। पहला सवाल तो जो आपने पूछा कि इनकम टैक्स बिल जो है एक लाया जा रहा है, उस वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दंडित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें न्याय दिलवाना है। क्या अभी जो लॉज है, अभी जो उसमें जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं से आम आदमी को और खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर को, व्यवसायियों को इससे परेशानी होती थी और वो कंप्लेन भी करते थे और उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया? क्या आपको लगता है ये जो बिल आने वाला है इसमें क्या होगी? क्या कौन से नए प्रावधान किए जाएंगे या पुरानी चीज़ों को हटाया जाएगा? तो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको हटाने की मांग कर रही थी? मुकेश जी, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। सुबह से इंतजार कर रहा था कोई मुझसे पूछे, दिल की बात आपने पूछ ली। मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि ये सरकार जानी जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो इनकम टैक्स में कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेरे हिसाब से वो कॉम्प्लिकेशंस रिमूव की जाएंगी, ताकि जो लोग हेजिटेट करते थे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से, जो लोग इनकम टैक्स से कतराते थे कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, और वो बहुत जरूरी है। उससे क्या है, बहुत से लोग जो बॉर्डर लाइन केस थे, अभी तक टैक्स नहीं देते थे, उनके अंदर कंप्लायंस को लेके अवेयरनेस आएगी और इनकम टैक्स से लोग ना डर के बल्कि स्वेच्छा से इनकम टैक्स देंगे। और ऑलरेडी दिख रहा है मुकेश जी, इस बार एडवांस टैक्स की डेट 15 दिसंबर से 2 दिन बाद 17 दिसंबर को जो डेटा आया है, 16.45% इनकम टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ आई है। और ये क्या है, वॉलंटरी कंप्लायंस है, स्वेच्छा से लोगों ने इनकम टैक्स जमा किया है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी सरकार इतनी चीजों को कन्वीनियंट कर रही है, इतनी जो सिंप्लीफिकेशन कर रही है, डीरेगुलाइजेशन कर रही है, कि लोग खुद आ रहे हैं वॉलंटरली, स्वेच्छा से ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। वही चीज जीएसटी कलेक्शन के साथ हो रही है। और आज एक और चीज बता दूं, सुबह से मुझसे पूछा जा रहा है जिंदल साहब, इनकम टैक्स का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, 7 लाख वाली 12 लाख होगी। नहीं जनाब, इनकम टैक्स कलेक्शन और बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे कंजम्पशन बूस्ट होगी, डिमांड बूस्ट होगी, जीडीपी में भी फर्क आएगा। जी, जीडीपी 0.7%, जी हाँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 0.7% जीडीपी से बढ़ जाएगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। और मुकेश जी, आज तक हम बात करते थे कि बजट में मुंह मीठा कराया गया है, ये हलवा पूरी और खीर एक साथ दे दी गई है। हलवा पूरी एंड खीर बजट। हाँ, इतना बढ़िया बजट है ये। मिडिल क्लास का मुंह ही मीठा नहीं करा दिया गया, उनको पिछले सालों की कमी भी पूरी कर दी गई है। ज्यादा मिठास डायबिटीज भी करा देती है जिंदल जी, इसलिए ज्यादा मिठास भी जरूर नहीं, ये वेल डिजर्व्ड है, वेल डिजर्व्ड है। जो डेफिशिएंसी थी वो मिठास है ये।
वो मिठास है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जो निर्मला सीतारमण जी ने एक चीज और कहा कि केवाईसी जो है, केवाईसी में भी जो है बदलाव लाए जाएंगे। क्या ये जो सिबिल का जो स्कोर एक लोन लेने के लिए, खासतौर पे छोटे किसानों किसान जब लोन लेने के लिए जाते थे तो बैंक के साथ उनको ये विवाद होता था कि भाई तुम्हारा सिबिल स्कोर खराब है, तुम केवाईसी में ये नहीं, क्या ये उसको भी ठीक किया जा रहा है? और इसका फायदा भी केवल किसान नहीं बल्कि मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास को भी होगा, छोटे छोटे लोन जो लेने वाले लोग हैं उनको भी होगा। बहुत सही कहा आपने। किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी था, 3 लाख से लोन की जो है वहां पे 5 लाख कर दी गई है और सरकार की सब्सिडी है उस इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये फायदा। और जहां तक सिबिल की बात है और केवाईसी को लेके, मेरे हिसाब से केवाईसी को लेके इतना सिंप्लीफाई किया जाएगा कि लोग खुद आगे आएंगे और लोगों के लिए चीजें कन्वीनियंट हो जाएगी। और जैसे जैसे क्रेडिट आएगा, चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारे वर्कर भाई हो, दुकानदार भाई हो, उससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी। आप तो सब जानते हैं मुकेश जी, यू आर अ टैलेंटेड जर्नलिस्ट, उससे इकोनॉमी में। लेकिन मुझे आकाश जी, मुझे लग रहा है इससे क्या एनपीए बढ़ने का खतरा नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जो आम आदमी है, जो विकास चाहता है, वो कभी लोन में डिफॉल्ट नहीं करता। वो रादर चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, कारोबार बढ़े। और आपने कहा सिबिल, आज सिबिल है, उसे पता है अगर लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो आगे लोन नहीं मिलेगा। 10 साल पहले, 15 साल पहले से चीजें बदल गई हैं। आज आम आदमी को पता है कि सिबिल क्या है। एक बार सिबिल खराब कर लिया तो कल को बोरिंग नहीं हो पाएगी। तो लोग आज ग्रोथ चाहते हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से तरक्की हो रही है। पड़ोसी ने कैसे तरक्की की तो वो भी तरक्की करना चाहते हैं। लोग इंटरेस्ट भी देना चाहते हैं, प्रिंसिपल भी देना चाहते हैं, साथ में ग्रो भी करना चाहते हैं। तो ये वाला कल्चर देश में आ रहा है। जिस तरह की ग्रोथ हो रही है, आज भी 6.8% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ, और इस बजट के बाद तो 7.5% जीडीपी ग्रोथ। दुनिया के अंदर बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में हम झंडे गाड़ रहे हैं। तो ऐसे में कौन डिफॉल्ट करेगा? ऐसे में तो तरक्की की नई बहार आ जाएगी। अब तो तरक्की करना इतना आसान हो गया है, डिफॉल्ट कोई नहीं करना चाहेगा। मुकेश भाई, बिल्कुल। इंजीनियर कमल कमलेश हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, बजट पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और बिहार को इतना कुछ मिला, लेकिन बिहार के कांग्रेसी खुश नहीं है, बिहार के आरजेडी के नेता खुश नहीं, क्यों? क्या चाहिए आपको? और आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को। मुकेश जी, बजट जो है इस बार भी देश की जनता के लिए निराशाजनक ही रहा और साथ में बिहार के लिए भी। बिहार में जो वायदे पहले से ऑलरेडी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को तो उन्होंने पूरा किया नहीं। और अब इस नए बजट में जो भी प्रावधान किए हैं उसको वो कहां तक पूरा कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने जब आए थे बिहार में तो उन्होंने बिहार की बोली लगाई थी 50 दूं 75 दूं 100 दूं या 125 दूं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जो है पूरी तरह से वो गुजराती बनिया के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। जो बोली लगाने की उनकी मंशा जो है वो दर्शाती है। अब रही बात, लगभग 99% जो है डिफॉल्टर गुजरात के और मोदी जी के जो रिश्तेदार हैं और पहचान के मित्र हैं उनका है। जो बैंक में मैक्सिमम डिफॉल्टर गुजरात के ही हैं। तो कहीं ना कहीं कमलेश जी, जो बिहार के लिए घोषणाएं की गई है उस पर मैं चाहता हूं कि प्रतिक्रिया दें। ये सब तो राजनीति होती रहेगी, एक दिन तो खुश हो लीजिए। हलवा पूरी वाला बजट बोल रहे हैं आकाश जिंदल जी। अरे हलवा नहीं पसंद है तो पूरी खा लीजिए, खीर वाला ने पूरी नहीं पसंद है खीर खा लीजिए। इतना अच्छा बजट है, कुछ तो अच्छी चीजें निकालिए इसमें से। मुकेश जी, उन अभी तक जो भी स्थिति देश का वो कर चुके हैं और पूरे निचोड़ के जो है मिडिल क्लास वर्ग को रख दिए हैं। अब यदि उस श्रेणी में यदि 12 लाख वो देंगे भी तो लगभग मैक्सिमम उस दायरे से बाहर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो बचे हुए हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, आपको डेटा नहीं, ऐसा नहीं। मैं डेटा देता हूं आपको, मेरे दोस्त, मैं आपको डेटा देता हूं। ऐसा नहीं है। 7 और 12 लाख के बीच आप डाटा दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है जो मिडिल क्लास है वो आज भी त्रस्त है। बाजार में खर्चेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। आप लोगों ने देखिए विकसित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अब उनको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ठीक, आपको कुछ नहीं मिला। मैं एक बार मणिशंकर पांडे जी के पास आऊंगा। मणिशंकर पांडे जी क्या जवाब कुछ देंगे कमलेश जी को?
विवेक जी, मैं जी सुमित जी, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा जी। अभी मैं रास्ते में गाड़ी में बैठ करके आपके डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एक जगह मैं चाय पीने के लिए उतर गया जी। लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार जब 14 में आई तो 3 लाख से 3.5 लाख तक का छूट मिलता था इनकम टैक्स में। 7 लाख तक उन्होंने अपने पहले दूसरे टर्म में लाए और 12 लाख की इनकम टैक्स में उन्होंने इस बार छूट दिया है। मिडिल क्लास को इससे इतनी बड़ी राहत मिलेगी कि आज मिडिल क्लास के लोग जश्न मना रहे हैं। इस बजट को एक साथ इतना लंबे छूट किसी भी सरकार ने किसी समय नहीं दिया है। बिल्कुल, इसका मिडिल क्लास को भी लाभ होगा और लोअर क्लास के लोग भी जो छोटे बिल्कुल बिल्कुल उनको भी लाभ होगा। हमारे पास समय की कमी है, मैं एक बार शशांक जी के पास जाऊंगा। जी जी सर, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूँ बिहार को लेकर के और बजट को लेकर के जश्न मनाना चाहिए। बिहार को बिल्कुल जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सुमित जी। हमारे पास समय की कमी है, 10 सेकंड जी। देखिए मुकेश जी ये बजट जो है ये बहुआयामी बजट है और कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो लोग विरोध कर रहे हैं कि बिहार को क्या इतनी सारी चीजें मिली, उनको ये समझना चाहिए कि बिहार भी भारत का ही अभिन्न अंग है। अगर केरल में कहीं कोई डैम बनता है और बिहार के लोगों से पूछा जाए तो एक वक्त की रोटी बिहार के लोग कम खाएंगे और अपना पैसा भी वहां लगाने का काम करेंगे। बिहार के लोगों को कभी शिकायत नहीं होती कि कहीं किसी देश के किसी अन्य कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। और कांग्रेस पार्टी की तो नियत ही है कि ये फूट डालो राज करो नफरत फैलाओ की नीति पर चलते हैं। गोबर में पत्थर मारने से जो चीजें प्राप्त हो सकती हैं वही चीजें कांग्रेस से प्राप्त होता है हुआ था लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये इसी प्रकार की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान तो सबने देखा है। और रही बात, मैं बताना चाहूंगा कि 50,000 हेक्टेयर भूमि जिस पर मखाना की कृषि होती है और महिलाओं को SC ST वर्ग से आने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जब उनको लाभ पहुंच रहा है और खास करके मिथिला नगरिया, उसके विषय में ये कहा जाता है, एक लोकगीत से मैं बताऊंगा कि आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया, मोदी जी कमाल सकिया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए तो आज पूरा मिथिला नगर जो है वो हर्षोल्लासित है। मां सीता जी जी बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं सर। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित शशांक जी आपका, कमल कमलेश जी आपका, आकाश जिंदल जी आपका, मणिशंकर पांडे जी आपका, मनोज लालदास मनु जी आपका भी और गोविंद दास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन बिहार की तरक्की की राह, भारत अगर आज विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें बिहार की भूमिका क्या हो, ये आज निर्मला सीतारमण ने सुनिश्चित कर दिया है। और बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है निश्चित तौर पे विकसित भारत के रास्ते में जो है और उसमें योगदान जो है बिहार का भी रहेगा। और दो जो नई चीज़ें जो दोनों उनके एलाइज हैं, उनकी जो पुरानी मांग थी उन मांगों को आज पूरा किया गया है। तो निश्चित तौर पे इसका चुनाव में भी फायदा होगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और जो भी कुछ फैसले किए जाते हैं सरकार की तरफ से वो चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें कोई गलत भी नहीं, क्योंकि जब तक सरकारें, जब तक पार्टियां चुनाव जीत करके सत्ता में नहीं आएगी तब तक जनता का भला भी नहीं कर पाएगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।